इवनिंग सर। यस सर। गुड इवनिंग बच्चों, आवाज आ रही है ना आपको? यस सर। यस सर। ठीक है। और इसी क्लासरूम में ज्वाइन करना है, ठीक है, जब तक मैं अगले इस टॉपिक को खत्म ना कर दूं, ठीक है। चलो, ठीक है, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 माइक्रो और नंबर 2 मैक्रो, ठीक है। दो हिस्सों में डिवाइड करा जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जो किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर की स्टडी करेगा, ठीक है, किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर की स्टडी करेगा, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? जो एज अ एग्रीगेट स्टडी करोगे आप, एग्रीगेट। कोई एग्जांपल देके बता सकता है मुझे इन दोनों का, कैसे इंडिविजुअल और कैसे एग्रीगेट? इंडिविजुअल की बात करते हैं, इंडिविजुअल पर मतलब और मैक्रो मतलब सर एग्रीगेट हो गया, मतलब जैसे लाइक मतलब बैंक्स के डिटेल्स वगैरह निकालना, उनका डाटा निकालना, वो सर मैक्रो में आता है। और माइक्रो मतलब कोई इंडिविजुअल पर्सन किसी चीज़ की डिमांड करता है, वो माइक्रो है सर। हाँ, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं हम इसको, एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम, वो आप बोल सकते हो कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और अगर हम बोलें कि टोटल इंडिया के अंदर कितनी इनकम है, वो क्या आ जाएगा? या इंडिया की जीडीपी की बात करें तो जीडीपी किसका पार्ट बन जाएगा? आपका मैक्रो एग्रीगेट। क्योंकि जीडीपी कब निकलेगी? जब हम सारे लोगों के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ऐड ऑन करेंगे, जब किसी पर्टिकुलर सिंगल प्रोडक्ट की बात करेंगे माइक्रो, एज अ होल एग्रीगेट बात करोगे तो ये बन जाएगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड करा गया है, माइक्रो मैक्रो। पहले इससे रिलेटेड पोर्शन कवर अप करूंगा, उसके बाद माइक्रो से रिलेटेड पोर्शन कवर अप करूंगा। दोनों पोर्शन में आपके लिए कवर अप करूंगा। हाँ बोलो। सर एक बार और हाँ बच्चे बोलो। नेहा, आपकी आवाज आ रही है मुझे, बोलो क्या कर रहे हो? एक बार और। एक बार और बताना है नेहा। यस सर। ठीक है, देखो दो तरीके से हम स्टडी करेंगे इसको। एक तो होगा हमारे पास माइक्रो और दूसरा होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो के अंदर मैंने आपको डेफिनेशन दी, जब हम किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर की स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम एज अ एग्रीगेट स्टडी करेंगे किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया जीडीपी का, ठीक है। अब जीडीपी किसी देश की कैसे कैलकुलेट होती है? इसका मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी इंडिया के अंदर जितना भी गुड्स है, ठीक है, एंड सर्विसेज हैं, उसकी टोटल वैल्यू क्या है, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। ये जीडीपी है। इसमें एक्सपोर्ट जो करते हैं हम वो एक्सक्लूडेड है, सिर्फ इंडिया के अंदर, ठीक है। तो हमने सारा एग्रीगेट जोड़ा ना, पूरे भारत की बात करी। अब हम पर्टिकुलर किसी एक पर्सन की बात करते हैं, सिंगल पर्सन की, कि कोई मिस्टर एक्स है, वो अर्न करता है 1 लाख रुपीज। तो दिस इज द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स बन गया। और अगर मैं इसी में और एग्जाम्पल को इसको वास्ट करूं, फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली है, फैमिली के अंदर एक्स एक पर्सन है, वाई इसकी वाइफ है, और जेड इसका एक बच्चा है, सन है। ये तीनों कमाते हैं, तीनों की इनकम की टोटल में बात करें तो ये बन जाएगी स्टडी आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब आप तीनों की अलग अलग इंडिविजुअल की बात करोगे तो माइक्रो, और आप एज अ होल बात करोगे, एग्रीगेट बात करोगे, वो चीज मैक्रो के अंदर काउंट होगी, ठीक है। तो जब भी हम एज अ होल स्टडी बात करेंगे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स रहेगा, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स रहेगा, ठीक है। चलो आगे। हेलो। यस सर।
ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले जो टॉपिक मैं आपको इसके अंदर लेने जा रहा हूं दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, क्या मुझे बताओगे चैट बॉक्स में आपको लिखने का ऑप्शन आता है? यू कैन राइट और नॉट? Yes, sir. यस मुझे सर। बताओ No, जरा। sir. नहीं आता ऑप्शन क्या चैट बॉक्स में? No, sir. अरे बच्चे, फिर मुझे कैसे पता चलता है? Disabled आता है। Sir आता है। आता है ना ऑप्शन? Yes, देखो sir. चेक करो सर सर लिखा हुआ क्या आपने आएगा। डिसेबल्ड है। सर आपने हाँ। disabled करा हुआ है। अच्छा, मैंने डिसेबल करा हुआ है, जरा रुकना। मुझे कुछ लिखवाना है आपसे ना उसमें, मुझे तभी पता चलेगा ना, मैं थोड़ा बेटर तभी कर पाऊंगा आप लोगों के लिए कुछ। मुझे ये बताओ कितने लोगों के पास इकोनॉमिक्स था, ये ब्रांच पड़ी हुई है? मेरे पास थी सर, 12 11 12 दोनों में। मैंने आपको चैट इनेबल कराया, मुझे बताना चैटिंग में, देखो चेक करो। जिसने पढ़ा हुआ है वो एक बार यस लिख देना, जिसने पढ़ा हुआ है। बाकी नो लिख दो मुझे, मैं देख लेता हूँ, काउंट कर लेता हूँ। मेजोरिटी नो वालों की है। टॉपिक तो बता दो कौन से टॉपिक का नाम क्या है? मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हमारे नो वाले हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आराम आराम से चलूंगा, कोई भी दिक्कत आएगी पूछ लेना, ठीक है? ओके सर। भाई 2-3 बच्चे ही हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है, बाकी सब जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ठीक है? तो आप घबराना मत, डोंट वरी। आराम आराम से चलेंगे, मैं सबसे आसान टॉपिक से स्टार्ट करूंगा, फिर थोड़ा मीडियम, फिर मॉडरेट पे जाएंगे, आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। थोड़ा इंटरेस्ट बिल्डअप करो तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। आओ, तो पहला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, हेडिंग बनाया आपने, स्टॉक एक्सचेंज। यस सर। देखो एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। नॉर्मल मैं आपको कुछ दूंगा तो आप मुझे कुछ दोगे बदले में, रिटर्न में, यही तो हुआ एक्सचेंज। और यस सर। स्टॉक का मतलब क्या है? सर शेयर। बात कर सकते हैं। हाँ, शेयर। Yes. ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या होना है? शेयर्स का एक्सचेंज होगा। और शेयर्स का एक्सचेंज कहाँ पे होगा? इसके लिए मुझे क्या चाहिए? एक मार्केट। भाई आप भी कोई सामान लेने जाओगे तो कहाँ पे जाओगे? मार्केट जाओगे ना? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक मार्केट। लेकिन हमारा टॉपिक स्टॉक मार्केट नहीं है, हमारा टॉपिक क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है? तो अब ये देखना है कि स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है। ठीक है? अब देखो, हमने बोला कि स्टॉक का मतलब है शेयर, और एक्सचेंज का मतलब क्या करना पड़ेगा? इसको एक्सचेंज कराने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? मार्केट। यानी कि अब देखो क्या सीन है। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है? यानी स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइजेशन है। कोई चैट में मैसेज आया है किसी का? बच्चे ज्योति शर्मा को बोलो, उन्होंने लेट ज्वाइन करा है इसलिए अब वो कल ज्वाइन करेंगे। मैंने पहले ही बोला था आपको, मैसेज डाला था 7:10 तक रिक्वेस्ट भेजो, अब मैं क्लास ओवर नहीं करूंगा बीच में से। Okay, sir. ठीक है, उनको बोलो अब कल ज्वाइन करें, रिकॉर्डिंग है क्लास। मैं बीच में से, मुझे ना डिलीट करनी पड़ेगी, ये पूरी क्लास छोड़नी पड़ेगी। ठीक है? तो बाकी बच्चों का भी लॉस है उसमें। मैंने मैसेज स्टार्टिंग में डाला था बच्चों को, इसलिए 7:10 टाइम भी रखा था कि आप ज्वाइन कर लो। स्टॉक मार्केट क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। सभी को आवाज आ रही है ना बाकी? यस सर। Yes, sir. ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे क्या होता है? लिस्टेड कंपनीज को क्या करा जाता है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे लिस्टेड कंपनीज को क्या करा जाता है? ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग का मतलब क्या है? दो चीजें। ट्रेडिंग कैसे होगी? कुछ लोग खरीदेंगे, कुछ लोग सेल करेंगे। यानी और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे लिस्टेड कंपनीज की ट्रेडिंग होगी, बाय एंड सेल होगी। और ट्रेडिंग भी किसकी? उनके शेयर्स की। समझे? यानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे कुछ कंपनीज के शेयर्स को लिस्ट कराया जाएगा और उनका खरीदना होगा और बेचना होगा, बाय एंड सेल। समझ गए? ये यस स्टॉक सर। एक्सचेंज।
नोट डाउन करना एक बार। हेलो, Sir, यस सर, noted. नोटेड। लिखिए बच्चों। ठीक है, Yes, sir. अब देखो एक शब्द यहाँ पे यूज हुआ, लिस्टेड कंपनी। इसका क्या मतलब है वो भी देखो। ठीक है, लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी वो कंपनी है जो रजिस्टर्ड है स्टॉक एक्सचेंज पे, जो क्या है, रजिस्टर्ड है विद स्टॉक एक्सचेंज। यानी ऐसी कंपनी जिसने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, उसको हम बोलेंगे लिस्टेड कंपनी। भाई जैसे हम देखते हैं ना, आप जोमेटो यूज करते हो ना, स्विगी यूज करते हो, उसमें काफी सारे रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड हैं, तो वो जोमेटो एक मीडियम हो गया ना, प्लेटफॉर्म हो गया, जो हमारे फूड्स वाले स्टोर को ऑनलाइन प्रोवाइड करवा रहा है। जोमेटो ने अपना तो रेस्टोरेंट नहीं खोला है। तो वैसे ही क्या है, स्टॉक एक्सचेंज अपना कुछ नहीं दे रहा, यहाँ पे वो कंपनीज को क्या करवा रहा है, रजिस्टर्ड करवा रहा है। तो जो लिस्टेड कंपनी है वो कौन सी कंपनी है, जो रजिस्टर्ड है विद स्टॉक एक्सचेंज। एक तो है आपका और दूसरे का नाम है बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी स्टैंड्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये ना मेजर स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या नोट डाउन करा इतना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. जी सर, ठीक अच्छा। है, थोड़ा देखो, सबसे पहले हमें हेडिंग देखनी है इसके अंदर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, ये ना ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है हमारे इंडिया का, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ब्रिटिश के टाइम का। ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एज वेल एज एशिया। जितनी भी एशियन कंट्रीज है ना, सबके अंदर जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे चाइना के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, वैसे ही हमारा सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और ये सिर्फ इंडिया का ही ओल्ड, ये एशिया का भी ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, और इस स्टॉक एक्सचेंज के 1000 कंपनीज आर रजिस्टर्ड, 5000 कंपनीज, समझ गए, 5000 कंपनीज इसके ऊपर लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है। क्या नोट डाउन करा आपने इतना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आगे देखो, इसका जो इंडेक्स है ना, आप अगर न्यूज़ देखते होगे तो आपने उसका नाम सुना होगा। इसका जो इंडेक्स है, सर इसका नाम होता निफ्टी, है, सेंसेक्स और एक निफ्टी भी है। निफ्टी अलग है बच्चे, सबसे पहले आओ सेंसेक्स। इसका जो इंडेक्स है उसका नाम क्या है, सेंसेक्स। ठीक है, कई बार आपने न्यूज़ के अंदर देखा होगा सेंसेक्स इतने पॉइंट से गिरा या ऊंचा गया। ठीक है, तो वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एक इंडेक्स का नाम है। तो ये जो सेंसेक्स से काम कैसे करता है, कैसे ऊपर नीचे होता है, तो ये इसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है टॉप 30 कंपनीज की परफॉर्मेंस पे। इसके अंदर जो आती हैं वो कौन कौन आती हैं, टॉप 30 कंपनीज। ठीक है, टॉप 30 कंपनीज आती हैं।
और वो कंपनीज, जो भी ऐसी कंपनीज होंगी, इंडिया की भी होंगी और फॉरेन की भी होंगी, जो भी कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड होगी, ठीक है, जितनी भी कंपनी रजिस्टर्ड होंगी, मैंने आपको बताया अप्रोक्स 5000 प्लस कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं, उनके अंदर से हमने टॉप 30 कंपनीज निकालनी है, उनका एक रेशियो निकलेगा। अगर उन 30 कंपनी का शेयर प्राइस की डिमांड ज्यादा होगी, सेंसेक्स बढ़ेगा। अगर शेयर प्राइस की डिमांड कम होगी, शेयर की डिमांड कम होगी, सेंसेक्स कम होगा, ठीक है। तो डिपेंड करेगा टॉप की 30 कंपनीज की परफॉर्मेंस पे। तो सेंसेक्स में कितनी कंपनी आती है, ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन बनता है टॉप 30 कंपनीज, ठीक है। अब क्या होगा, इन टॉप 30 कंपनीज के अंदर वन लीडिंग कंपनी होगी, वन लीडिंग कंपनी फ्रॉम ईच सेक्टर। करता हूं आपको, वन लीडिंग कंपनी फ्रॉम ईच सेक्टर। सेंसेक्स में कितनी कंपनी होंगी, टॉप 30 कंपनीज होंगी और वन लीडिंग कंपनी होगी फ्रॉम ईच सेक्टर। क्या नोट डाउन किया आपने? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इस शब्द का मतलब, देखो क्या कोई बताए समझा हो इसका मतलब तो बताओ मुझे। तो मतलब इसके अंदर दो कंपनी है ना सर, एक तो होल्डिंग कंपनी है और एक नहीं मतलब नहीं नहीं हर नहीं एक नहीं, सेक्टर नहीं, से नहीं। मतलब लीडिंग कंपनी है, कौन सी हर एक लीडिंग सेक्टर की कंपनी, अपनी क्या अपनी मतलब है? कंपनी है। ये सेक्टर का मतलब क्या है यहाँ पे, व्हाट डू मीन बाय सेक्टर? तो मतलब जैसे मतलब कोई फ़ोन की कंपनी है, उसका एक अलग सेक्टर है, उसकी कंपनी अलग ठीक है है, सर, जैसे और माइक्रोमैक्स वगैरह। चलो मैं बताता हूँ, काफी हद तक ठीक है। देखो क्या मतलब है, हमने देखा था, लिखा हुआ था वन लीडिंग कंपनी फ्रॉम ईच सेक्टर, कि एक लीडिंग कंपनी होगी हर एक सेक्टर से। देखो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, देख लो, मुझे बताना स्क्रीन शेयर हो जाए तो। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपको? No, sir. हाँ सर, Yes, अब हो sir. रही है। हो Yes, रही है, sir. दिखाई दे रहा है? देखो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, टॉप में आपको दिखाई दे रहा होगा सेंसेक्स, दिखाई दे रहा है? Yes, sir. जैसे दिख रहा दूसरी है। तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा निफ्टी। Yes, sir. तो ये वाला जो इंडेक्स है ना, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है जिसकी हम ही बात कर रहे हैं। ये जो इंडेक्स है ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो हेलो, अभी आ रही है बच्चों? हाँ जी सर, अब आ रही। Yes, sir. ऊपर की तरफ देखो, दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो मैंने आपको लाइन लिखवाई थी, वन लीडिंग कंपनी फ्रॉम ईच सेक्टर। मुझे बताओ पेंट में एशियन पेंट नंबर 1 है नहीं है? आपको पता ही होगा सबको। Yes, तो sir. पेंट का अपना सेक्टर है। बैंकिंग आपने नाम सुना होगा। ऑटो में बजाज बजाज ऑटो का कोई मुकाबला नहीं है ना, सारे ऑटो बजाज के आते हैं। तो यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बड़ी है बजाज, बड़ी कंपनी है मोबाइल रिटेल। तो आप ये जो देख रहे हो, क्या देख रहे हो, अलग अलग, दीज आर द अलग अलग सेक्टर। ये आपका पेंट का सेक्टर है, ये आपका बैंकिंग सेक्टर है, ये आपका ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, ये आपका फाइनेंस का सेक्टर है। तो दीज आर द सेक्टर्स। तो इसमें सारी बड़ी बड़ी कंपनी, अगर आप इनको काउंट करोगे ना, तो ये सारा जो एचडीएफसी बड़ा बैंक, बैंकिंग सेक्टर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर कॉस्मेटिक्स यानी कि एफएमसीजी की बड़ी कंपनी है। आईसीआईसीआई के, इंडस इंडिया के बड़ा बैंक जी की बड़ी कंपनी है। तो आप ऐसे एक एक कंपनी मिलेगी। स्टील सेक्टर में टाटा स्टील सबसे बड़ी कंपनी आई दे रही है। घड़ियों के अंदर, ज्वेलरी के अंदर टाइटन सबसे बड़ी कंपनी, वो भी दिखाई दे रहा है। सीमेंट के अंदर अल्ट्राटेक सीमेंट है, वो भी दिखाई दे रही है। तो दीज आर द वन लीडिंग कंपनी फ्रॉम ईच सेक्टर। समझ रहे हो? किसी सेक्टर से हो सकता है एक से ज्यादा कंपनी हो, जैसे बैंकिंग सेक्टर से हैं,
बैंकिंग सेक्टर में एक्सिस बैंक भी है, एचडीएफसी भी है, आईसीसीआई भी है, इंडस इंडिया भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, क्योंकि काफी सारी लीडिंग है उसमें बैंकिंग सेक्टर में, तो इट कुड बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। समझ गए आप इस शब्द का मतलब? यस सर। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। तो वन लीडिंग कंपनी होगी हर एक सेक्टर से, ठीक है। अब देखो क्या होगा। अब ये ना जो टॉप 30 कंपनीज है, स्क्रीन आ रही है आपके पास, व्हाइट बोर्ड आ रहा है मेरा? Yes, sir. यस सर। यस। ठीक है। अब ये जो टॉप 30 कंपनीज है, ये कैसे पता चलेगा कि कौन टॉप 30 में आएगा? कैसे पता लगाएं कि किसको टॉप 30 में काउंट करें, किसको ना करें? इसका शेयर ज्यादा होगा। शेयर तो ऐसे एमआरएफ का है, ज्यादा है। इसका शेयर 90,000 का चल रहा है सिंगल शेयर, और रिलायंस का शेयर 2400 रुपए का चल रहा है। शेयर प्राइस से अंदाजा नहीं लगा सकते बच्चे। रिलायंस मुकेश अंबानी में सबसे रिच है ना, लेकिन एमआरएफ का शेयर तो 90,000 का सिंगल शेयर है, तब भी वो इंडिया के अंदर सबसे रिच नहीं है। तो टॉप कंपनी ऐसे नहीं काउंट कर सकते हम कभी भी। बताता हूं मैं। देखो, जो टॉप 30 कंपनी की बात है ना, हमें क्या करना पड़ेगा? टॉप 30 कंपनीज के लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी? मार्केट कैपिटलाइजेशन। आपको आवाज आ रही है ना? तो Yes, मार्केट sir. में कितना क्या देखना पड़ेगा? मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब कैपिटलाइजेशन तो सही हुआ। समझ गए भाई? यस सर। अब देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है, आप देखिए, ठीक है। हेलो हेलो, Yes, sir. यस सर। ठीक है ठीक है। अब देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे हम नंबर ऑफ शेयर। मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय पब्लिक। नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक। पब्लिक ने कितने शेयर सब्सक्राइब करे हुए हैं, ले रखे हैं, मल्टीपल बाय शेयर प्राइस। और एक शेयर का प्राइस क्या है? अब मुझे आप सोच के बताओ, सबसे ज्यादा शेयर पब्लिक ने किसके ले रखे होंगे? कौन सी कंपनी के? किसमें भरोसा सबसे ज्यादा होगा कि पैसे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे? सर फार्मेसी सेक्टर। अच्छा, फार्मा सेक्टर अभी डाउन है। कोरोना वाले टाइम पे था, ठीक ठाक था, बढ़िया चला था, लेकिन इस समय डाउन है। अगर मैं एक कंपनी सेलेक्ट करने की बात करूं, भरोसा किसमें? अगर आप नए इन्वेस्टर हो, स्टॉक मार्केट में पहली बार पैसा लगा रहे हो, किस कंपनी में टेक्नोलॉजी में भरोसा करोगे? सिंगल? टेक्नोलॉजी और में कुछ? टेक्नोलॉजी में और कुछ? और सर जो अच्छा, हमारा एनर्जी सेक्टर है, जैसे ऑयल सेक्टर है, ये सब। ऑयल सेक्टर। और ऑयल सेक्टर में लीडिंग कौन है? पेट्रोलियम इंडियन ऑयल, एनर्जी में लीडिंग कौन चल रहा है? HCL। बताता हूं मैं आपको। देखो, अगर हम एक पर्टिकुलर भरोसा करें तो आपको एक नाम दिखाई सुनाई देता है कि नहीं? रिलायंस, मुकेश अंबानी। भाई ट्रस्ट है ना, हम अपना पैसा किसी को दे रहे हैं, तो हमें ये पता है कि मुकेश अंबानी देश छोड़ के भागेंगे नहीं। तो इससे पहले विजय माल्या की भी कंपनी थी ना, किंगफिशर। आपको पता है आज भी किंगफिशर की जो शराब है या सोडा है या उसकी वाटर बोटल्स हैं, जगह जगह दिखाई देंगी आपको। यानी बहुत लीडिंग कंपनी थी किंगफिशर। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि विजय माल्या पैसा लेके भाग सकते हैं। और ये किंगफिशर जैसी कंपनी कभी लॉस मेकिंग कंपनी नहीं हो सकती, क्योंकि शराब की डिमांड चाहे कोरोना हो तो और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। समझ रहे हो? और आपको पता ही है ये बात। अब हम जो भरोसा कर सकते हैं वो रिलायंस जैसी कंपनी पे कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो शेयर्स पब्लिक ने लिए हुए हैं ना, वो रिलायंस के लिए हुए हैं। यहाँ पे ना डेफिनेटली पब्लिक का एक भरोसा है, ट्रस्ट है कि भाई ये इसका पैसा ना डूबेगा नहीं हमारा। हमें इतना पता है कि कोई भी कंपनी भाग जाए, जो मैक्सिमम शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब करे हैं ना, वो एट प्रेजेंट रिलायंस। और अगर हम उसके शेयर प्राइस की बात करें, 2400 के आसपास का शेयर प्राइस चल रहा है। और भी कंपनीज है इससे बहुत बहुत ज्यादा शेयर प्राइस है कंपनीज के, लेकिन उनके शेयर्स ना कम लोगों ने ले रखे हैं, बहुत लिमिटेड लोगों ने, क्योंकि हो सकता है उनके ऊपर ज्यादा भरोसा ना हो। रिलायंस के ऊपर सबसे ज्यादा लोगों को भरोसा है। अगर रिलायंस कुछ भी करता है ना, किसी भी कंपनी के शेयर खरीदता है, सबसे पहले लोग उसके शेयर खरीद लेते हैं। इसकी एक स्टोरी बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है रिलायंस के ऊपर। एक कंपनी हुआ करती थी, आलोक इंडस्ट्री। एक कंपनी थी आलोक इंडस्ट्री, ठीक है, सुनते जाना क्या स्टोरी है। इस कंपनी का शेयर चल रहा था 0.12 पैसा। कितना चल रहा था? 0.12 पैसा, ठीक है।
एक न्यूज आई कि इस आलोक इंडस्ट्री को मुकेश अंबानी ने खरीद लिया है। पता है इसका शेयर प्राइस हाईएस्ट कितना पहुंचा? 50 रुपीज। अब सोचो अगर आप 1 लाख शेयर्स भी 12 पैसे के हिसाब से ले लेते, कितना पैसा इन्वेस्ट होता कहीं आपका? लगा के देखो हिसाब। और अगर आप 1 लाख की मल्टीप्लाई फिर 50 से करके देखो तो आपको आइडिया लगेगा। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1 लाख मल्टीप्लाई 0.12 तो आपके 12,000 लगते, और 12 के कमाते कितने? 50 लाख। और वो भी चंद महीनों में, 3-4 महीनों में 50 लाख में कन्वर्ट हो गए 12,000। दिस इज द पावर ऑफ रिलायंस। ये है पावर रिलायंस की। और एग्जांपल देता हूँ, ऐसी कंपनी थी रुचि सोया, मैंने शायद बीच में बताया भी होगा आपको। इसका तो शेयर मेरे पास भी था 30 पैसे पे, ये तो पहुंचा था बच्चे 1500 रुपए पे। और पता है इसको खरीदा किसने था? बाबा रामदेव, बहुत बड़ा ब्रांड है वो भी। जैसी ये न्यूज आई कि बाबा ने खरीद लिया है, शेयर प्राइस रुका ही नहीं, बढ़ता चला गया। तो ऐसा मार्केट चलता है ये। तो आपको चीज समझ में आई? मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, पब्लिक का भरोसा किस कंपनी में है सबसे ज्यादा, और उस शेयर का प्राइस कितना चल रहा है। ठीक है, आगे चलो। यस Yes, सर। sir. Yes, अब sir. चलो, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हमारा स्टॉक मार्केट, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अगर हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब बढ़ता चला जा रहा है, क्या मैं बोलूं कि इकोनॉमी इज आल्सो गुड? क्या मैं इकोनॉमी को भी अच्छा बता दूं अगर स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो? इकोनॉमी इज गुड और नॉट? बोलो। शेयर के प्राइस बढ़ने से क्या इकोनॉमी को भी बोल दें कि इकोनॉमी भी अच्छी है यहाँ की? नहीं सर। आंसर इज नो। ठीक है, स्टॉक मार्केट काम करता है न्यूज पे चलता है। अभी न्यूज आ जाए लॉकडाउन लगेगा, देखो कल से इस कंपनी के शेयर प्राइस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टॉक मार्केट जो चलता है ना, वो न्यूज से चलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमी भी अच्छी होगी। एक ट्रू फॉल्स में, सेंटेंस मेकिंग में ऐसे क्वेश्चंस फंसते हैं आपके पास, बताओ इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। तो अगर आपको लिखा हुआ मिले ना कि स्टॉक मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, क्या इकोनॉमी भी गुड होगी, तो आंसर इज नो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, क्लियर है आपको? Yes, sir. अब आओ आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हेडिंग बनाओ। बीएससी हमने खत्म करा, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। देखो कुछ नहीं करना, सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम। सिर्फ यहां पे आ जाएंगी टॉप 50 कंपनी। ये टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है, बाकी सब कुछ सेम है। वन लीडिंग कंपनी होगी फ्रॉम ईच सेक्टर। और टॉप कैसे कैलकुलेट करोगे आप? वही सेम फॉर्मूला है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर प्राइस। ठीक है, एनएससी के अंदर सिर्फ इतना लिखना है आपको, टॉप 50 कंपनी, बस, बाकी कुछ नहीं करना, सेम है। ठीक है भाई। Yes, sir. अब देखो Yes. इसके बाद कुछ टर्म। हाँ बोलो, कुछ पूछ रहा है कोई बच्चा, बोलो। किसी ने पूछना है कुछ? सर इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन भी सेम ही कैलकुलेट होगी ना? हाँ बच्चे, सेम फॉर्मूला है, एक ही है मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब, ओके सर। सेम मीनिंग है। अब एक टर्म यूज करना आप, आईपीओ। फुल फॉर्म बताएगा कोई इसकी, आईपीओ की? सर आई की नहीं याद आ रही। पी फॉर पब्लिक, ओ फॉर ऑफर। यस, इनिशियल पब्लिक ऑफर। या राइट, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर, क्या इसका मतलब समझते हो इनिशियल पब्लिक ऑफर का? अगर आप न्यूज वगैरह पढ़ते हो तो एक न्यूज आपने सुनी होगी, एलआईसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, या आसपास अपने सुनी होगी आपने न्यूज में या न्यूज़पेपर में। हाँ जी सर। सर तो यस। सुना, क्या है इसका मतलब? आईपीओ आ रहा है तो मतलब क्या, एलआईसी क्या करने वाली है? देखो किसी भी कंपनी का शेयर जब पहली बार स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होता है ना, यानी कि एलआईसी कंपनी पता है क्या कराने जा रही है? अभी मैंने आपको बताया था ना कि कंपनी रजिस्टर्ड होती है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो एलआईसी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड करने जा रही है।
इसका मतलब जैसे स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड हो जाएगी ना, इसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, समझ रहे हो, बाई सेल शुरू हो जाएगी। अभी तक एलआईसी स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड नहीं है, हो जाएगी, ठीक है। मई के मंथ में आ रहा है इसका आईपीओ। आप अप्लाई करना चाहो तो अप्लाई जरूर करना, डबल होगा पैसा, डबल या ट्रिपल। 15,000 रुपए तक ही इन्वेस्ट कर सकते हो बस। 100% अगर इसका लॉट मिला, लॉटरी लगेगी, अगर आपको मिला, देखो सब्सक्राइब करेंगे इसको, कम से कम मान के चलना 300-400 गुना लोग सब्सक्राइब करेंगे, यानी 400 में से एक बंदे को मिलेगा। तो लक अजमा के देख लो, 400 में से अगर आपका एक लक निकला तो हो सकता है कि भाई आपका पैसे डबल या ट्रिपल हो जाए। 900 का प्राइस बैंड आ रहा है, हो सकता है इसका प्राइस इमीडिएटली 3,000 हो जाए नेक्स्ट डे। तो बहुत बढ़िया फायदा हो सकता है। सिर्फ 15,000 रुपए लगाने हैं, रिफंडेबल होते हैं, अगले दिन ही आ जाएंगे आपके अकाउंट में वापस अगर नहीं मिला तो, और सीधे डबल ट्रिपल हो सकते हैं। फैमिली में लगवा देना अपने इसके अंदर जरूर पैसे, बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर की डेफिनेशन लिखना, व्हेन अ शेयर issued by a company, when a share issued by a company for the first time, for the first time for public subscription, यानी पब्लिक को देने के लिए, जनता को, देख लेना, नोट कर लेना आप। 900 रुपए प्राइस ना, आपको अगले दिन ही 3,000-4,000 मिलेगा 100%। मेरी क्लास चलती रहेगी, मैं आपको दिखाऊंगा उसी में। 9 मई को तो आसपास आ ही रहा है इसका। जरूर अप्लाई करना, जिसको भी मिलेगा मौज आएगी, पैसे डबल या ट्रिपल होंगे आपके। वैसे भी 15,000 ही तो डालने हैं, इससे ज्यादा डाल ही नहीं सकते आप इसमें, क्योंकि सबको मौका मिले ना, थोड़ा थोड़ा अमाउंट डलवाते हैं इसमें। नहीं तो बड़े बड़े लोग इतने बैठे हुए हैं, वो तो सारा खरीद लेंगे, मुकेश अंबानी जैसे। तो when shares issued by a company for the first time for public subscription, ठीक है, लिख लिया आपने। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसी से रिलेटेड एक टर्म होती है बच्चे, एफपीओ। क्या इसका मतलब समझते हो, एफपीओ का? फर्दर पब्लिक ऑफर। फर्दर पब्लिक ऑफर, क्या कोई बताना चाहेगा इसके बारे में कुछ एप्लीकेशन, किसी को कुछ भी जानकारी हो? देखो नाम से पता चल रहा है, इनिशियल मतलब पहली बार, स्टार्टिंग में जब आ रहा है तो इनिशियल। इसका मतलब एक बार आ चुका है, कंपनी थोड़े से शेयर्स और इशू करना चाहती है। जैसे एलआईसी अपना 5% शेयर इशू कर रही है, बस 5% ओनली, समझ रहे हो, ज्यादा नहीं बेच रहे वो अपने आप को। 5% की होल्डिंग पब्लिक को दे रहे हैं कि तुम ले लो। किसी के पास 15-15, 20-20 शेयर्स आएंगे, सबके पास थोड़ा थोड़ा सबको दे रहे हैं, और टोटल अमाउंट निकलेगा वो 5% सिर्फ, ठीक है। तो फर्दर पब्लिक ऑफर क्या होगा, जब इस 5% के अलावा 95% किसके पास बचा है, एलआईसी के पास, और एलआईसी बोले कि भाई हम इसमें से 10% और बेचेंगे, तो एलआईसी के पास रह जाएगा सिर्फ 85%। तो ये जो दोबारा से इन्होंने 10% बेचा ना, दिस इज नोन एज फर्दर पब्लिक ऑफर। समझ गए आप क्या मतलब है? Yes, sir. भाई पहले मैंने अपना 100% शेयर मेरे पास था, 100 में से मैंने बेचा इसके अंदर से 10%, तो मेरे पास कितना रिमेनिंग बचा, 90 बचा ना, मैं 90% का मालिक बचा। फिर मैंने क्या करा, इसको तो नाम दिया हमने आईपीओ, जब पहली बार ऐसा हुआ। जब मैंने 90 के अंदर से भी फिर से 10 और बेचा, 10%, तो इसको हमने नाम दे दिया एफपीओ। समझ गए? तो बचा कितना, 80। क्लियर है? Yes, तो sir. कुछ नहीं करना, सेम डेफिनेशन है, व्हेन अ शेयर इशूड बाय अ कंपनी फॉर द सेकंड टाइम कर दो, फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, सेकंड टाइम लिख दो फर्स्ट की जगह, सेम डेफिनेशन। सेम डेफिनेशन कर दो, सेकंड टाइम कर दो बस।
sir, noted. हो गया बच्चों सभी का? और अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से बना सकते हो जैसे मैंने ये लिखा है 100, 10% बेचा तो आईपीओ, अब फिर से फर्दर 10% बेचा तो एफपीओ शॉर्टकट में। क्लियर है भाई? Yes, sir. अब अगली टर्म का नाम लिखो अंडर राइटर। अंडर राइटर मतलब समझते हो इसका अंडर राइटर का? कम लिखना, बोलो। इट मीन्स व्हाट? चलो बताता हूं। देखो सिर्फ हेडिंग बना के छोड़ दो, समझाता हूं, पहले समझना ज्यादा जरूरी है, लिख तो लेंगे हम। आपने ये देखा कि भाई शेयर का प्राइस ना बढ़ जाता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है मैं अपने शेयर का प्राइस जानबूझ के बढ़ा लूं। भाई 1992 का हर्षद मेहता स्कैम सुना है आपने? नहीं सुना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. है ना बच्चे? उसमें हुआ क्या था? उसमें यही तो हुआ था, शेयर का प्राइस बढ़ा लिया गया, पब्लिक का बेवकूफ बना दिया। हर्षद मेहता स्कैम जो है, स्कैम 1992 के नाम से वेब सीरीज देखी होगी ना आपने? Yes, sir. नहीं देखी तो देख लेना स्कैम 1992। या फिर बिग बुल करके एक मूवी भी आई है अभिषेक बच्चन की, वो भी यही है स्कैम, शेयर मार्केट के शेयर के प्राइस के ऊपर। तो ऐसा भी तो होता है कि मैंने क्या करा, अपनी एक कंपनी बनाई मोहित लिमिटेड करके, समझ रहे हो? कुछ टाइम तक इसके अंदर काम करा, सेल्स बढ़ाई, प्रॉफिट्स दिखाए, सब कुछ झूठा चल रहा है, सिर्फ कागजों में प्रॉफिट है, बैंक अकाउंट में कुछ नहीं पड़ा हुआ, पेपर्स में दिखा दिया। बैंक अकाउंट कौन देख रहा है किसी के जाके? कागजों में लिख दिया प्रॉफिट है इतने 1000 करोड़ का, और मैंने शेयर्स कर दिया पब्लिक के अंदर इशू। ठीक है, लेकिन मोहित लिमिटेड को तो कोई जानता नहीं है ना, मुकेश अंबानी की रिलायंस है उसको तो बच्चा बच्चा जानता है। तो मैं क्या करूं? क्या होगा मेरी कंपनी का जब शेयर मार्केट में आएगा? तो हो सकता है कि पब्लिक ना खरीदे, तो क्या करूंगा मैं उसका? पता है क्या करना होता है? कुछ लोग होते हैं जिनका नाम होता है अंडर राइटर। ये लोग गारंटी लेते हैं कि भाई कोई नहीं खरीदेगा ना तो हम खरीदेंगे, लेकिन डिस्काउंट पे खरीदेंगे। यानी अगर मोहित लिमिटेड ने अपना शेयर का प्राइस निकाला 100 रुपए, पब्लिक के लिए निकाला था 100 रुपए। अब मुझे ये डर है कि भाई मैं अपनी कंपनी का शेयर निकाल तो रहा हूँ 100 रुपए पे, अगर पब्लिक ने नहीं खरीदा तो क्या होगा? मेरा शेयर प्राइस तो हो सकता है कि 100 से 50 हो जा, तो मेरी तो वैल्यू अगर 1 लाख करोड़ की है, तो हो सकता है 50,000 करोड़ की वैल्यू हो जाए मेरी। समझ रहे हो? यस अशीमा सर। कुछ पूछना है क्या? हेलो, ठीक है। यस सर। तो देखो क्या हुआ, जब मुझे इस चीज का डर होगा ना कि भाई शेयर का प्राइस मेरा कम हो सकता है, ठीक है, तो पता है मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा पर्सन चाहिए जो मेरे शेयर्स को ले ले। तो पता है ये जो अंडर राइटर होंगे ये बोलेंगे भाई साहब 100 रुपए वाला शेयर ना 70 रुपए पे लेने को तैयार हूं, टेंशन मतलब कोई नहीं लेगा तो हम बैठे हैं तुम्हारा शेयर लेने के लिए। इनको बोलते हैं अंडर राइटर। समझ गए क्या कॉन्सेप्ट है? Yes, sir. भाई सर कोई कंपनी पहली बार अपना शेयर मार्केट में लेके आई 100 रुपए पे, उसको ये लगता है कि भाई मेरा शेयर बिकेगा या नहीं बिकेगा, तो उसने एक पर्सन से कांटेक्ट करा जो कि एक तरीके से किसको कह सकते हो, गारंटर। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, 100 रुपए पे तो नहीं लेंगे भाई साहब, लेकिन तुम्हारे शेयर की गारंटी लेते हैं, हम खरीद लेंगे अगर कोई नहीं खरीदेगा तो टेंशन मत लो, हम बैठे हुए हैं तुम्हारा शेयर खरीदने के लिए। उसको बोलते हैं अंडर राइटर। सर ये तो फिर उन कंपनीज के लिए हुआ ना जो ज्यादा मतलब फेमस नहीं है या नोन में नहीं है इतने। बच्चे, हाँ जनरली ना अंडर राइटर्स को वही अपनी अंडरराइटिंग करवाते हैं जिनको डर रहता है कि भाई मेरा, अब देखो एलआईसी ऐसी कंपनी है, वो अपना लॉस नहीं कराएगी अंडरराइटर को शेयर्स देके। रिलायंस जैसी कंपनी है वो नहीं कराएगी, उसको पता है पब्लिक डिमांड बहुत है, इनका तो शेयर प्राइस कम पड़ जाता है, बल्कि शेयर 400 गुना सब्सक्राइब होता है, 400 में से किसी एक को मिलता है, तो ऐसी कंपनी नहीं कराती। तो बिल्कुल अनसुनी कंपनी होती है ना, जिसका कभी नाम नहीं सुना होता, उन कंपनियों को डर होता है बस। ये समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. चलो तो लिखो अंडरराइटर का मतलब, ये कोई एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है और ये कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। तो लिखो इसके अंदर अंडरराइटर
एन ऐसे लिखो, एन इंडिविजुअल, कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की स्पेलिंग गलत हो रही है, एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन अंडरटेक द रिस्क, यानी जो रिस्क सारा ले लेता है, यानी सारा रिस्क अंडरराइटर का है, शेयर का प्राइस कैसे भी जाए आपको 70 रुपए का तो मिलेगा पेमेंट। एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन अंडरटेक्स द रिस्क associated with shares of a company। तो सारा रिस्क किसी कंपनी के शेयर का अपने ऊपर ले लेगा, वो पर्सन कौन है? अंडरराइटर। ये बोल देगा भाई कोई नहीं लेगा तो हम ले लेंगे, हम बैठे हुए हैं। पर सर ये रिस्क उठाएंगे क्यों? ये क्या करते हैं फिर रिस्क उठा के? मान लो किसी ने अपना शेयर इनको बेच दिया, फिर उसका फर्दर ये क्या करेंगे? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 70 वाला, इन्होंने 100 रुपए वाला शेयर 70 पे ले लिया, बाकी पब्लिक तो 100 पे ही लेगी। ऐसा भी तो हो सकता है 100 का 200 हो जाए, तो इनका बेनिफिट कितना होगा? 130 का होगा, सीधे 30 रुपए का डिस्काउंट मिल गया ना, इनका प्रॉफिट और ज्यादा होगा। देखो जो रिस्क ज्यादा उठाएगा गेन उसी का होगा ना, सिंपल सी बात है, आपने सुना ही होगा, मोर रिस्क मोर गेन। हाँ जी सर। तो वैसे ही ना लॉस भी है इनका, तो लॉस इनका होगा अगर लॉस हुआ। अगर ये शेयर प्राइस 50 रुपए का हो गया मार्केट में, तो 20 रुपए का लॉस इनका हुआ, समझ गए? कंपनी सेफ रह गई, कंपनी को 70 तो मिली गई गारंटी अमाउंट, 100 नहीं मिले तो 70 तो मिली गई, कंपनी सेफ हो गई। तो कंपनी उनको डिस्काउंट भी दे रही है, 100 वाला 70 पे दे रही है, ठीक है? ओके सर। Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, No, sir. समझ में आ रहा है No, ना? sir. कैसे आ रहे हैं? Yes, sir. ठीक है। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत स्लो स्लो कराऊं आपको, क्योंकि पढ़ा हुआ नहीं होता ना, ये सब्जेक्ट होता नहीं है बच्चों के पास। Hello. सर की वॉइस नहीं आ रही है ना? नहीं। हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. नहीं आ रही ठीक थी। है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, सर ये दोबारा रिपीट कर दो, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ। नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है, और इसकी स्टार्टिंग कब से है? 1 जनवरी 2004, फरवरी 2004 से। और किसके लिए आई थी? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। आज के टाइम पे अवेलेबल फॉर ऑल, सभी के लिए। तो आप नीचे फॉर ऑल, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है एनपीएस में, ठीक है? स्कीम चलती है कंप्लीटली स्टॉक मार्केट पे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया जस्ट।
हो गया? यस हेलो, सर, हो गया। दिक्कत तो नहीं है ना किसी को भी? नो नो सर। सर। चलो, मैं नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा क्योंकि 2-3 मिनट ही बचे हैं हमारे पास। कल नए टॉपिक के साथ आऊंगा आपके पास, आराम आराम से करेंगे, डोंट वरी। समझा के चलूंगा, कोई भी दिक्कत आएगी पूछ लेना, मैसेज कर देना मुझे अलग से अगर कोई क्लास में ना बोल पाए। मैं अगली क्लास में उसको टॉपिक को फिर रिपीट कर दूंगा अगर आज वाले में से भी कोई दिक्कत होगी तो। ठीक है, डोंट वरी। ओके, ओके बाय सर, बाय, टेक थैंक केयर, यू। वेलकम।